नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेले में एक बार फिर 51,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं, एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहाँ साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारी संख्या में जो वैकेंसीज खाली पड़ी थी कई सालों से, उनकी पूर्ति की गई है। 2014 से पहले आलम यह था कि बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों का इतना अभाव था कि कहीं कहीं तो किसी सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं होने के कारण उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को रोक देना पड़ता था। यदि हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ भी भारी संख्या में शिक्षकों का और अध्यापकों का अभाव था। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ऐसे स्कूल हैं जहाँ से भारी संख्या में ये बच्चे नीट और IIT JEE जैसे परीक्षाओं में शामिल होते हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर पूरी तरह अध्ययन का पर्याप्त व्यवस्था ना थी। यदि नवोदय विद्यालय के आंकड़े देखें तो 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्षों में UPA के कार्यकाल में मात्र 4,339 नियुक्तियां हुई। आपके नेतृत्व में मात्र 9 वर्षों में, 10 वर्ष पूरे होने से पहले ही दुगनी से अधिक अर्थात 9,724 नियुक्तियां हुई हैं। नवोदय विद्यालय के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां पर भारी संख्या में वीकर सेक्शंस के बच्चे दाखिला लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में से 37.5% OBC, 24.3% शेड्यूल कास्ट और 20.48% शेड्यूल ट्राइब है। इन स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति करने के साथ आपने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस वर्ग के बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बराबर की शिक्षा हासिल करके अपना करियर बना सके। यदि केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो UPA के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक 20,610 नियुक्तियां हुई थी। आपके नेतृत्व में NDA की सरकार द्वारा
9 वर्षों में 34,000 से भी अधिक नियुक्तियां हुई हैं। इतना ही नहीं, 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद ये समझ में आया कि भारी बैकलॉग चल रहा था, विशेषकर रिजर्व्ड वैकेंसीज में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दिव्यांग में। उसकी पूर्ति करने हेतु भी आपके नेतृत्व में 7,987 नियुक्तियां की गई हैं। ये सारी नियुक्तियां पारदर्शिता से हुई हैं, ऑनलाइन व्यवस्था से हुई हैं, समयबद्ध तरीके से हुई हैं। और वो ज़माना था एक, गुजरे ज़माने में जब भी कभी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती तो कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई स्कैम सामने आता। इस बार कोई ऐसी शिकायत ना रही। और आज ये जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके नए अध्यापक, नए शिक्षक यहाँ से जाएंगे, इनके ऊपर ये भी जिम्मेवारी होगी कि वो आने वाली पीढ़ी के युवा शक्ति का निर्माण करें, उसे तराशें, संवारें, ग्रूम करें, जाके सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और दुनिया आपके सपनों के विकसित भारत के दर्शन करेगी, तो आज नियुक्त होने वाले अध्यापकों द्वारा तैयार किए हुए कल के नौजवान उस शताब्दी भारत के उत्सव को गौरवमय मनाएंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरे सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता के विकास का भी संदेश लाई है। विकसित भारत की इस गौरवशाली संकल्प यात्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। कुछ नए जज्बे, नए कदम से बीते लगभग 1 दशक में भारत ने ऐतिहासिक विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ऐसा विकास जो वसुधैव कुटुंबकम की राह को अपनाते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रहा है। बात चाहे विश्व स्तरीय ट्रेड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर कदम जमाने की, शिक्षा व रोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त करने की हो या पैरा एशियाई खेलों में शीतल देवी के सटीक निशाने की, या भारत मंडपम में हुए G20 समिट में भारत का लोहा मनवाने की, भारत के तीव्र विकास को दर्शाती नमो भारत रेल की हो, हमारा तिरंगा हर तरफ शान से लहरा रहा है। और इन सब के पीछे है एक ऐसी पथ प्रदर्शक सोच जिसने 21वीं सदी के डिजिटल रंगों से पूरे देश को रंग कर इसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। ये सब संभव हो सका दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व तथा संभावनाओं को अवसर में बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की अपार क्षमता को पहचानते हुए उनके लिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में रोजगार के भरपूर नए अवसर प्रदान किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, मेरा युवा भारत पोर्टल, PM कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना जैसे प्रयासों ने युवा सशक्तिकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इसी दिशा में एक और महाअभियान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार मेले की संकल्पना। एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने के संकल्प से हर महीने आयोजित होने वाले ऐसे मेलों द्वारा केंद्र सरकार और सहयोगी राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त होकर लाखों युवा देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज देश के कोने कोने में एक साथ 51,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार व सहयोगी राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप A, B, C के विभिन्न पदों पर शिक्षक, व्याख्याता, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, कांस्टेबल, रेडियोग्राफर, पैरामेडिकल पद, सब इंस्पेक्टर, LDC, स्टेनो, CGST निरीक्षक,
ग्रामीण डाक सेवक, MTS आदि पदों को शामिल किया गया। इन सभी पदों पर महिलाओं की बढ़ती नियुक्ति से नारी शक्ति को निसंदेह एक नया बल और एक नया जोश मिला है। इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अब पूरी सत्यनिष्ठा, तत्परता और लगन से विकास की चहुमुखी यात्राओं में जुट गया है। इन्हीं ऊर्जावान युवाओं से बन रही है विकसित भारत की पहचान। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें
देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी। तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी, तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। एक अध्ययन के मुताबिक 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब तक पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आज सुबह ही आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है। आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव से, ऐसी ही निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। साथियों, आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है, इन्वेस्ट करती है, तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को
खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे तो बर्बाद करती ही करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है, सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। जैसे बीदर कुलबर्गी रेलवे लाइन ऐसी एक परियोजना थी जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था। हमने 2014 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया और केवल 3 साल में इस परियोजना को पूरा करके दिखाया। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट की परिकल्पना भी 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 तक ये सिर्फ कागजों पर ही बनता रहा। 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बाधाओं को हटाकर इसे 2018 तक पूरा कर लिया गया। इसने भी रोजगार दिए। पारादीप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2013 तक कुछ खास हुआ ही नहीं। जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी अटके हुए, रुके हुए प्रोजेक्ट्स की तरह पारादीप रिफाइनरी को भी हाथ में लिया, उसको पूरा किया। जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा होते हैं तो इससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तो बनते ही हैं, साथ ही ये रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसरों को भी तैयार करते हैं। साथियों, देश में रोजगार निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट। ये सेक्टर जिस दिशा में जा रहा था उसमें बिल्डरों के साथ ही मध्यम वर्ग की बर्बादी तय थी। रेरा कानून की वजह से आज रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आज देश के 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं। पहले प्रोजेक्ट रुक जाते थे, रोजगार के नए अवसर ठप पड़ जाते थे। देश का बढ़ता हुआ ये रियल एस्टेट बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है। हाल ही में निवेश रेटिंग के एक ग्लोबल लीडर ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। उनका अनुमान है कि रोजगार के बढ़ते अवसर, वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसकी बड़ी संख्या और लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी की वजह से
भारत में विकास तेज गति से जारी रहेगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूती भी इसकी बड़ी वजह है। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण है कि आने वाले समय में भी भारत में रोजगार और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं इसी तरह बनती रहेगी। ये देश के युवाओं के लिए अपने आप में बहुत अहम है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि भारत में हो रहे विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। कोई क्षेत्र कितना ही दूर क्यों ना हो, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने ही दुर्गम स्थान पर क्यों ना हो, आपको उस तक पहुंचना ही होगा। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर जब आप इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। साथियों, अगले 25 वर्ष आपके और देश के लिए बहुत अहम है। बहुत कम पीढ़ियों को इस तरह का अवसर मिला है। इस अवसर का पूरा उपयोग करें। मेरा ये भी आग्रह है कि आप सभी नए लर्निंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ इससे अवश्य जुड़े। एक भी ऐसा हमारा साथी नहीं होना चाहिए कि जो इसके साथ जुड़ करके अपनी कैपेसिटी न बढ़ाता हो। सीखने की जो प्रवृत्ति आपको यहां इस मुकाम तक लेकर आई है, कभी भी सीखने की उस प्रवृत्ति को बंद मत होने देना। लगातार सीखते जाइए, लगातार अपने आप को ऊपर उठाते जाइए। ये तो आपकी जिंदगी का प्रारंभ है। देश भी बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना है। यहां आए हैं, अटक नहीं जाना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। कर्मयोगी प्रारंभ को 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था। तब से लाखों नए सरकारी कर्मचारी इसके द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में जो काम करते हैं, वे सब भी वो बड़े सीनियर लोग हैं। देश की महत्वपूर्ण चीजों को वो देखते हैं, लेकिन वे भी इसके साथ जुड़ करके लगातार टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि उनकी कैपेसिटी, उनका सामर्थ्य मेरे पीएमओ को भी मजबूत करता है, देश को भी मजबूत करता है। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉड कर्मयोगी पर भी 800 से ज्यादा कोर्सेस उपलब्ध हैं। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग अवश्य करें। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने, उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जब सरकार में आए हैं तो एक बात अगर हो सके तो आज ही डायरी पे लिख दीजिए कि एक सामान्य नागरिक के नाते आपको पिछले आपकी 20, 22, 25 साल की जो भी उम्र बीती होगी,
सरकार में आपको कहां कहां दिक्कतें आई। कभी बस स्टेशन पे दिक्कत आई होगी, कभी चौराहे पर पुलिस के कारण तक दिक्कत आई होगी, कहीं पर सरकारी दफ्तर में दिक्कत आई होगी। आप जरा उसको याद कीजिए और तय कीजिए कि मैंने जिंदगी में सरकार से जो कुछ भी दिक्कतें प्राप्त की है, और वो भी किसी सरकारी मुलाजिम के कारण की है, मैं कम से कम जीवन में कभी भी किसी भी नागरिक को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़े ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। इतना भी अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं जन सामान्य के जीवन में कितना बड़ा हम सहायक का काम कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।